नमस्कार, स्वागत है आपका। हम बात करेंगे कमोडिटीज़ की, जहां पर कच्चे तेल की अगर बात करें तो सप्लाई बढ़ने की वजह से कच्चे तेल में यहां पर गिरावट है। इवन एज रेड सी में जो यहां पर कार्रवाई है, डिटेल्स हैं, उसको काफ़ी हद तक बाजार एज ऑफ नाउ श्रग ऑफ करते हुए नजर आए। साथ ही बात करेंगे सोने की और जानेंगे क्या यहाँ पर निवेश के मौके उभरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2023 के बाद 2024 में भी यहाँ पर तेजी के साथ सोने में कारोबार। साथ ही बात करेंगे खाने के तेलों की और यहाँ पर 2024 में क्या क्यूज रह सकते हैं, कहाँ जाएंगे प्राइसेस, और इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा, HDFC सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज अनुज गुप्ता, कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि दियोरा, और ब्रेक के बाद हम जुड़ेंगे एडिबल ऑयल पर बात करने के लिए मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी अनिल छतर से। लेकिन कच्चे तेल को आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले लेके आएंगे, क्योंकि कल अच्छी खासे वॉलेटाइल मूव्स यहाँ देखने को मिले। एक तरफ तो रेड सी में जिस तरह से ईरान का वॉरशिप भी अब यहाँ पर आ रहा है, यूएस ने जिस तरह से यहाँ पर 3 हाउथी शिप्स को जिस तरह से अटैक किया, उसका प्रीमियम हमने यहाँ पर प्राइसेस में पड़ता हुआ देखा। लेकिन उसके बाद जो सप्लाईज की चिंता है वो बाजार में फिर से आती हुई नजर आई। नरेंद्र तनेजा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं। और आप हमसे लगातार कहते भी रहे हैं कि डिमांड जब तक निकल के नहीं आएगी बाजार में, बहुत मुश्किल है यहाँ पर प्राइसेस में सपोर्ट देखना। सो इवन एज जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, उसके बावजूद जिस तरह की गिरावट कच्चे तेल में है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जैसे आपने भी कहा कि जो अभी सबसे जो नया मुद्दा आ गया था, जिसको लेके तेल की जो कीमत है उसके अंदर थोड़ा सा जो है बेचैनी पैदा हो गई थी, वो था रेड सी का, लाल सागर का। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने जवाब दिया, पश्चिम के देशों ने जवाब दिया, और सबसे अहम भारत ने जवाब दिया। भारत ने वहां पे 4 से लेकर के 5 जो है वो जंगी जहाज भेज दिए। तो मैसेज बिल्कुल क्लियर गया हूतीस को भी और उनके पीछे जो ईरान है उनको भी, कि इसको जो है बड़े आयातक, जिसमें भारत शामिल है और साथ में अन्य पश्चिम के देश, इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और उधर सऊदी अरब ने भी ये मैसेज दिया। तो फिलहाल जो है वो जो एक तरह का एक ट्रिगर आ गया था, वो बिल्कुल मार्केट उसको एब्जॉर्ब कर चुकी है। लेकिन अब दूसरा जो है हमास इजराइल, वो भी एब्जॉर्ब हो गया, यूक्रेन पहले हो चुका। इसलिए मुझे लगता है क्योंकि डिमांड साइड अब सबसे बड़ी चिंता का विषय है। डिमांड, चाइना की अर्थव्यवस्था लगातार जो है परेशानी में जा रही है, तो वहां से डिमांड बढ़ेगी बिल्कुल नजर नहीं आता। अच्छा, थोड़ी बहुत डिमांड भारत में बढ़ेगी और कुछ अन्य देश वहां बढ़ने वाली है। दूसरी बात, अमेरिका में चुनाव जो है वो काफी वहां पे हल्की सी लहर चल रही है डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए। इसका मतलब हुआ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको तेल का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे आम जनता और अर्थव्यवस्था खुश रहे। तो इसलिए हम ये है कि उनका दबाव लगातार सऊदी अरब पे और ओपेक पे बढ़ा रहेगा, और खुद अब अपना उत्पादन वो बढ़ा रहे हैं। वेनेजुएला का तेल और बाजार में आ रहा है। ईरान के तेल पे जो पहले पाबंदियां थी उनको इग्नोर किया जा रहा, आने दो ईरान का तेल बाजार में। डिमांड बढ़ नहीं रही, तो बड़ा सीधा सीधा जो है, जो जब हॉराइजन पे देखते हैं बड़ा स्पष्ट है, डिमांड बढ़ नहीं रही, सप्लाई बढ़ रही है, कोई मेजर डिसरप्शन नहीं है। तो ऐसे हालात में जो तेल की कीमत है वो मुझे नजर आता है कि 80 के आसपास घूमेगी, 70 भी पहुंच सकती है। वो भी दिन आ सकते हैं जब वो 68 और 67 पहुंच जाए, लेकिन 85 भी जा सकती है। लेकिन अगर हम 70 से और 85 का बैंड रखते हैं, मुझे पता है थोड़ा बैंड बड़ा है, लेकिन यही रख के फिलहाल चलना पड़ेगा। मुझे लगता है आने वाले 3 महीने में जो कीमतें हैं वो $70 $85 के बीच में घूमेंगी, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन एवरेज जो है वो $80 के आसपास निकल गया। उसकी वजह ये है, ये एक ऐसा एवरेज है जिसको लेकर के ना अमेरिकी अर्थव्यवस्था हो, भारत की अर्थव्यवस्था, सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था, सबके लिए अनुकूल है। कोई बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं करेगा, और ये साथ में जो जिगजैग जो है ये चलता रहेगा। एक और चीज, अगर हम इंडिया के इंपोर्ट्स देखें रशिया की तरफ से, पिछले साल के लिए वो काफी बड़ा टॉकिंग पॉइंट था। हमने मई में ऑल टाइम हाइज भी छूता हुआ देखा था। लेकिन जिस तरह के नवंबर दिसंबर के आंकड़े हैं, जहां पर पेमेंट इश्यूज हैं, रशिया से इंपोर्ट्स भी कम होते हुए नजर आए हैं, क्या रणनीति आप देखते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, तेल जो है उसको हमेशा तमाम जो बड़े आयातक देश है, एक समय होता था जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज थे वो तेल को एक हथियार की तरह प्रयोग करते थे। अब चूंकि डिमांड नहीं बढ़ रही है, तो भारत और चीन ऐसी स्थिति में है कि वो इसको एक डिप्लोमेटिक वेपन की तरह यूज कर सकते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, और भारत काफी हद तक वो कर रहा है। अब यह है कि अगर रूस से भारत को और तेल खरीदना है और वो गति रखनी है जो पिछले 8 महीने में रही है, तो ये आवश्यक है कि रूस जो है वो भारत को और रियायत दे, दामों में भी, और इसके अलावा जिस हिसाब से वो तेल को जो भारत में पहुंचाता है। अगर रूस ऐसा नहीं करता है, भारत लगातार रूस से तेल जरूर खरीदेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसको जो है उसको एक डिप्लोमेटिक उसकी तरह भी यूज किया जाएगा, क्योंकि आज बाजार में बहुत तेल उपलब्ध है। रूस ने अपना जो डिस्काउंट है वो काफी घटा दिया है।
लेकिन दूसरी तरफ हमको ये देखना पड़ेगा रूस से जितना तेल भारत ले रहा है, रेड सी लाल सागर से वो जहाज जो भारत के लिए आ रहे हैं रूस से, उनको हूथी बिल्कुल टच नहीं करते, छूते नहीं है उनको, उसके नजदीक भी नहीं आते, अन्य जहाजों को छूते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रूस से लगातार आयात बढ़ेगा। रूस जो है और डिस्काउंट देने के लिए जल्दी तैयार हो जाएगा, उसका नतीजा होगा थोड़ा बहुत डिस्काउंट सऊदी भी देगा। तो कुल मिला के भारत के लिए जो है ये विन विन सिचुएशन है। रूस से भी तेल बढ़ेगा आएगा और दूसरी तरफ और देशों से भी आएगा, अमेरिका से भी हम खरीदते हैं, क्योंकि चुनाव का वर्ष है। सरकार के लिए आवश्यक है कि तेल की कीमत आम उपभोक्ता के लिए कम रखे, और जैसे जैसे हम चुनाव के नजदीक जाएंगे आप देखेंगे कि जो पेट्रोल है, डीजल है और इवन टर्बाइन फ्यूल है, इनके दाम जो है वो नीचे की तरफ आएंगे। ऐसे दाम होंगे जिसको लेकर के उल्लास प्रकट करेगी, और भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसके लिए भी एक अच्छी खबर होगी। एब्सोल्युटली। कहा भी जाता है कि अगर सरकार इन्फ्लेशन से यहाँ पर लड़ रही हो तो चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्लियरली हमने काफ़ी सारे स्टेप्स उस तरफ आते हुए देखे हैं पिछले एक साल में। मिस्टर तनेजा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय बिताने के लिए। क्लियरली जैसे वो कह रहे हैं कि 3 महीने 70 से 85 के बीच में यहाँ पर क्रूड के प्राइसेस रह सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह कि इंडिया एक पॉजिटिव स्टेटमेंट में यहाँ पर रह सकता है, क्योंकि रशिया और सऊदी अरेबिया दोनों ही शायद अब डिस्काउंट करते हुए नजर आएंगे कच्चे तेल के भाव एशियन कंज्यूमर्स के लिए, जो ऑफ कोर्स एक और पॉजिटिव होगा इंपोर्टर्स कंट्रीज के लिए जैसे इंडिया है। लेकिन इंडियन मार्केट्स में कैसे कारोबार करें, अनुज आप कैसे देखते हैं प्राइसेस? जो शुरुआत है 2024 की वॉलेटाइल तो रही है लेकिन स्लाइटली ऑन द वीकर साइड। जी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली देखिए जिस तरीके से क्रूड में यूएस के अंदर जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, इन्वेंट्रीज बढ़ी है, लास्ट वीक भी इन्वेंट्री बढ़कर आई थी, तो कहीं ना कहीं इन्वेंट्री का काफी असर रहा है क्रूड के प्राइस पर। हमने देखा कि क्रूड का प्राइस $80 पे सस्टेन नहीं कर पा रहा और $75 के आसपास आ गया। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि क्रूड की जो रेंज है वो $70 से लेकर $90 के बीच रह सकती है, तो वही रेंज में हमें लगता है कि क्रूड का प्राइस रहेगा। हालांकि सप्लाई साइड ज्यादा होने की वजह से हमें लगता है कि भावों में नरमी का रुख रहेगा, तो हमें लगता है कि जल्दी ही आपको $72 $73 तक के लेवल भी ब्रांड देखने को मिल सकते हैं। WTI भी लग रहा है कि $68 $67 तक के लेवल दिखा सकता है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड ही देखने को मिल सकता है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से और वीकली पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। करीबन 5925 के आसपास बिकवाली करें, 5980 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 5820 तक देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए और थोड़ा सा मिड टर्म भी अगर देखेंगे तो वीकनेस हमें लगता है कि क्रूड में देखी जा सकती है। ऑलराइट, तो बिकवाली करके ही यहाँ पर काम करना है। कल की जो तेजी थी वो बहुत जल्दी गायब होती हुई नजर आई। 2% की गिरावट कल थी और 1% की मुनाफा वसूली आपकी स्क्रीन पे फिलहाल भी यहाँ पर है, और यहाँ से भी भाव गिरते हुए नजर आ सकते हैं। सोने चांदी को लेकर आएंगे आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि यहाँ पर जो हल्की सी बढ़त है वो अब भी बरकरार है। डॉलर में एक रिबाउंड देखने को मिला, बॉन्ड यील्ड्स में हल्की सी तेजी है। आपको याद दिला दें कि यूएस फेड की जो मीटिंग के मिनट्स हैं वो आज जारी होने हैं। यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा है वो फ्राइडे को आने वाला है। तो ये दो बड़े इवेंट्स हैं जिसको सोना चांदी दोनों ही रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। कैसे देखते हैं आप अनुज, अगर गोल्ड से ही शुरुआत करें? देखिए डिमांड साइड अगर आप देखेंगे तो जनरली डिमांड थोड़ा सा वीक रहता है जनवरी स्टार्टिंग में। हालांकि आगे शादियों का सीजन है तो आपको एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, बट मुझे लगता है कि ड्यू टू डिमांड कम की वजह से भाव थोड़े से एक रेंज में रह सकते हैं। हमें लगता है कि थोड़ी बहुत वीकनेस, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि फेडरल के जो मेंबर्स हैं उनकी आज स्पीच भी है और मिनट्स भी जारी होने हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट एक सबड्यूड रहेगा। हमें लगता है कि अगर किसी को इंट्राडे ट्रेड करना है तो थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर बाउंस आता है 63,500 के आसपास तो एक बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। 63,650 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट नीचे 63,000 तक आ सकता है, और अगर 63,000 के आसपास के लेवल्स मिले तो वहां खरीदारी का ट्रेड भी बना सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो गोल्ड मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड रहेगा। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी गोल्ड का पॉजिटिव है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। शॉर्ट टर्म में आपको कोई उठापटक देखने को मिल सकती है, तो उसके थ्रू ट्रेड बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को इंट्राडे में ट्रेड लेना है, कंपल्सरी ट्रेड लेना है, तो थोड़ा बहुत उछाल आता है तो वहां बिकवाली का ट्रेड इंट्राडे के लिए बना सकते हैं। चांदी में क्या क्यूज नजर आते हैं, क्योंकि 24 के नीचे फिलहाल कारोबार होता हुआ? और रवि, ये सवाल आपसे है, कहां देखेंगे नियर टर्म चांदी के रेट्स? हालांकि जिस हिसाब से प्राइसेस में ट्रैक्शन है, आज थोड़ा बहुत जो बॉन्ड यील्ड बढ़ी है ओवरनाइट, इसका कुछ एक रेजिस्टेंस चांदी एंड सोने दोनों को में फेस हो रहा है। हालांकि आज मुझे लग रहा है कि इंट्राडे ट्रेड लेना है तो 74,100 के करीब एक बार बिकवाली का ट्रेड ले। स्टॉप लॉस लगा है 74,500 का,
और एक लिमिटेड डाउनसाइड 73,400 तक आ सकती है। मुझे लग रहा है कि जैसे ये 73,200 से 400 बिटवीन मिले तो वहां पे आप शॉर्ट टर्म में बाय भी कर सकते हैं। तो जैसे गोल्ड का आउटलुक ऐसे ही सिल्वर में एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा। इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी हम सपोर्ट के करीब है। हालांकि जिस हिसाब से आज डॉलर एंड यील्ड का ट्रैक्शन है, मुझे लग रहा है थोड़ा मुनाफा वसूली का ट्रेड शायद इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में और जारी रह सकता है। बट शायद आज और कल में सिल्वर यहाँ से बॉटम बनाने के बहुत करीब है। कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर मेटल्स में भी देखने को मिली है। अनुज, यहाँ पर क्या क्यूज हैं? कोई टॉपिक नजर आती है आपको? देखिए मेटल्स में कॉपर अभी भी एक पॉजिटिव बायस में है। हमने देखा सभी बेस मेटल चाहे जिंक हो, एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, सभी में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी देखने को मिली है। तो पर्टिकुलर इंट्राडे में हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी कॉपर में रहेगी। करीबन 726 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बनाए, 722 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर 732 733 तक देखा जा सकता है। तो अगर आप ओवरऑल बेस मेटल देखेंगे तो दिसंबर के महीने में हमने काफी अच्छी रिकवरी कॉपर में आती हुई देखी, जिंक में आती हुई देखी। तो हमें लगता है कि वही ट्रेंड आपको बेस मेटल में जनवरी के महीने में भी देखा जा सकता है। तो यहाँ पर हमें लगता है कॉपर में बाय का ट्रेड बना के चल सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा रेंज बाउंड मोमेंटम रहेगा, बट हाँ एक ट्रेंड जो है थोड़ा हमें एक्सपेक्ट है कि जनवरी में कॉपर के अंदर पॉजिटिविटी देखी जा सकती है। ओके, तो खरीदारी के मौके कॉपर में यहाँ पर ढूंढने चाहिए। जी हाँ, काफ़ी सारे फंडामेंटल्स भी हैं जो ऑन द पॉजिटिव साइड हैं कि आगे जाके कैसे ग्रीन एनर्जी की तरफ से डिमांड यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग निकलती हुई आ सकती है। तो एक नज़र वहाँ पर रखने की ज़रूरत। अनुज, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, सभी नॉन एग्रो कमोडिटीज़ पर राय भी देने के लिए। ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे एग्री कमोडिटीज़ की। नमस्कार, स्वागत है आपका। और बात अब यहाँ पर खाने के तेलों की करेंगे, जहाँ पर हमने देखा है कि कुछ बहुत गिरावट यहाँ पर लगातार बनती हुई नजर आई है। मलेशिया में पाम तेल और अमेरिका में सोयाबीन 3 महीने के निचले स्तरों पर हैं। देश की अगर बात करें तो यहाँ पर भी मूंगफली को छोड़कर सभी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में क्या रह सकती है भारत की स्थिति 2024 में तेलों को लेकर? इस पर जानने के लिए हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी अनिल छतर। अनिल जी नमस्कार, नए वर्ष की शुभकामनाएं आपको। और जिस तरह से मुनाफा वसूली हमने अक्रॉस बोर्ड यहाँ पर आते हुए देखी है ज्यादातर खाने के तेलों में, सबसे पहले तो कैसे देखते हैं इस साल की शुरुआत आप? नमस्कार साहब, हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले तो क्या है कि 15% की मद्दी दिवाली से लेके अभी तक आ गई है तेलों में। जो 110-12 रुपए सरसों तेल था वो 98 रुपीज केजी का भाव रह गया है। और क्रॉप सामने नई खड़ी है, पुराना स्टॉक पेंडिंग है। सोइंग भी जो है वो 97 लाख हेक्टेयर में सोइंग हुई है इस साल। कई साल 95 लाख हेक्टेयर में हुई थी। और 1 जनवरी को कैरी फॉरवर्ड पुरानी सरसों भी 23 से 24 लाख टन है, जो कि लास्ट ईयर 1 जनवरी को 11 लाख टन थी। इस साल क्रैशिंग नहीं हो पाई है, इंपोर्ट ज्यादा है। ड्यूटी आपकी 5.5% है, जो कि लास्ट ईयर 38.5% थी। इस वजह से यहाँ की इंडस्ट्री नहीं चल पाई है और इंपोर्ट ज्यादा की वजह से यहाँ का मार्केट खराब है। और 10 से 15% की मद्दी 1 महीने में देखने को मिल गई है तेलों में। और आगे जो माहौल जो है वो अनिल जी, जहां तक आवक की बात है, कैसे देखते हैं? और किसान के पास किस तरह का स्टॉक है अभी? किसान के पास में अभी तक 10 लाख टन का स्टॉक है। 10 लाख टन का स्टॉक नाफेड के पास में है। 4 से 5 लाख टन का स्टॉक ट्रेड के पास में है। 25 लाख टन का स्टॉक 1 जनवरी को देश में है। और अभी 1 से 1.5 महीना नई सरसों आने में रह गया है। 15 फरवरी से नई सरसों मंडियों में अराइवल हो जाएगी। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि पुराना स्टॉक भी कैरी फॉरवर्ड जाएगा। 115 से 120 लाख टन की क्रॉप भी आएगी। 10 लाख टन कैरी फॉरवर्ड जाएगा। 130 लाख टन सरसों हमको नए साल में मिलेगी क्रशिंग के लिए। ऑलराइट, काफ़ी बड़े नंबर्स हैं जैसे आप हमें बता रहे हैं अनिल जी। तो इस लिहाज से ऑलरेडी जिस तरह की गिरावट हम भावों में आता हुआ देख चुके हैं, और ऑफ कोर्स मार्च तक का समय है जब ये लोअर ड्यूटीज़ यहाँ पर जारी रहेंगी। तो क्या व्यू है आपका, जनवरी से अगर मार्च तक के भाव देखने को जाएं तो कहाँ रह सकते हैं? एक पाइपलाइन अभी खाली हुई है। दिवाली पे जो माल बिका था उसके बाद 1.5 महीने से वापस बिक्री हुई नहीं है। तो मुझे लगता है अगले 15-20 दिन मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे ठीक रहेगा, स्टेबल रहेगा। ये हल्की सी तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन फरवरी मार्च में वापस मार्केट गिर जाएगा। अभी जो तेल 98-99 चल रहा है वो हो सकता है कि एक बार 105 रुपए के आसपास पहुंच जाए, लेकिन वापस फरवरी मार्च में ये नीचे ही आएगा वापस मार्केट। और कितना नीचे आने की उम्मीद है आपको? 95 के आसपास देखने को मिलेगा फरवरी में तेल। और आपको लगता है कि वहां पर एक बॉटम बनता हुआ दिखेगा? हाँ, वहाँ एक बॉटम बनता है। जब तक 2-3 डिसीजन नहीं होंगे तब तक हम एमएसपी के आसपास नहीं पहुंच सकेंगे। इसमें ड्यूटी का बहुत बड़ा फैक्टर है। जब विदेशों में यहाँ से डबल दाम थे तब ड्यूटी 38.5% थी। आज आधे दाम है तो ड्यूटी 5.5% है।
दूसरा, हमारी एमएसपी पहले 5,000 रुपया थी, आज एमएसपी 5650 रुपया है। तो 5650 पे अगर एमएसपी का भाव हो तो सरसों तेल का भाव 125 रुपए किलो होना चाहिए। वो स्थिति जब तक नहीं बनेगी, इंडस्ट्री नहीं चलेगी, किसान को उसका दाम नहीं मिलेगा। तो आपको लगता है कि यहाँ पर भावों में अच्छी खासी गिरावट अभी आगे जाके देखने को मिल पाएगी? 95 आपने कहा है कि एक बॉटम बन सकता है। बाकी खाने के तेलों से किस तरह का रुझान है, क्योंकि गिरावट चौतरफा है? नहीं, सारे तेल डाउन है। आपका पाम डाउन है, सोया डाउन है, सनफ्लावर डाउन है। उसी की वजह से, गैप ज्यादा होने की वजह से ही यहाँ पे लोकल में और अराइवल खूब है। लास्ट ईयर हमने 145 लाख टन का इंपोर्ट किया था, इस साल हमने 165 लाख टन का इंपोर्ट किया है। आप देखें, इंपोर्ट 20 लाख टन ज्यादा है और इंडिया में स्टॉक पड़ा है। सोयाबीन का 25 लाख टन का स्टॉक पड़ा है, मस्टर्ड का 25 लाख टन का स्टॉक पड़ा है। यहाँ पे इंडस्ट्री बंद है और वहां का तेल यहाँ पे आ रहा है, वहां की इंडस्ट्री चल रही है, लोकल इंडिया की इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है। तो एज ऑफ नाउ किस तरह के मार्जिन्स हैं और क्या कैपेसिटीज हैं इंडियन इंडस्ट्री की? नहीं, कैपेसिटी तो 150 लाख टन सरसों भी पैदा हो तो यहाँ पे क्रशिंग कैपेसिटी है, लेकिन पैरिटी नहीं है। अभी 125 लाख टन की कैपेसिटी है। अगर लास्ट ईयर हमारे पास में 111 लाख टन सरसों की पैदावार हुई थी, हमने करीब करीब पूरी सरसों क्रैश कर दी थी। उसके पीछे कारण था कि हम इंपोर्ट से नीचे चल रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे रिफाइंड बना था, मस्टर्ड का रिफाइंड बना था। इस साल रिफाइंड नहीं बना, इस साल पूरे साल लो ड्यूटी पे इंपोर्ट हुआ, इसलिए यहाँ पे क्रशिंग नहीं हो पाई। ऑलराइट अनिल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली कुछ कंसर्न्स हैं वहाँ पर भावों को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर, पैरिटी नहीं है, इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है और एमएसपी में लगातार तेज़ी है, तो कुछ बहुत दिक्कतें वहाँ पर उस सेक्टर में आती हुई। लेकिन रवि, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल खाने के तेलों के पैक को, और आपको क्या लगता है कि जिस तरह की मंदी है कुछ और जारी रह सकती है? जरूर से पूरा पैक थोड़ा नेगेटिव ट्रैक्शन में रहा है, एंड पर्टिकुलर सोइंग भी अच्छे, सोइंग में भी कुछ ऐसा नेगेटिव नंबर नहीं है। पर्टिकुलर सरसों की सोइंग तो काफी अच्छी हुई है। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में ऑयल सीड एज वेल एज ऑयल में थोड़ा दबाव बना रहेगा। साथ में उसका जो बेंचमार्क है, पाम ऑयल थोड़ा स्टेबल हुआ था, बट जैसे क्रूड में वोलेटिलिटी बढ़ी तो बायोफ्यूल डिमांड को लेके भी थोड़ा कंसर्न रहा, तो इस हिसाब से वहां भी प्राइसेस में गिरावट है। तो मुझे नहीं लग रहा है कोई उछाल सस्टेन होना चाहिए। पर्टिकुलर एडिबल ऑयल में मुझे लग रहा है कि थोड़ा वीक साइड अगर हम बात करें तो वहां पे मुझे सोयाबीन लग रहा है। सोया ऑयल में अभी भी इंटरनेशनल मार्केट एंड डोमेस्टिक मार्केट दोनों में प्रेशर बना रहेगा। 900 के ऊपर के प्राइसेस मुझे जाते हुए नहीं दिख रहे, और डाउन साइड 820 830 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। और साथ में मुझे लग रहा है कि जो सनफ्लावर ऑयल है वहां भी सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू है 820 830, और लास्ट टाइम थोड़ा फेयर के हिसाब से हमने इंपोर्ट भी काफी किया था, तो वहां भी मुझे लग रहा है 780 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। तो दोनों सनफ्लावर ऑयल एंड सोया ऑयल वहां पे गिरावट थोड़ी ज्यादा रहेगी। लोअर लेवल पे सपोर्ट पाम ऑयल पे रहेगा, क्योंकि बायोफ्यूल डिमांड काफी अच्छे है ग्लोबली। जो क्लीन फ्यूल के ऊपर अभी रश है, इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि वहां पे प्राइसेस में एक लिमिटेड गिरावट है। बट यस, अगर 750 मिलता है पाम ऑयल तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए बाय करें। 800 तक के लेवल के लिए आप वहां पे पोजीशन रख सकते हैं। ऑलराइट रवि, इसके अलावा एग्री कमोडिटीज में कोई टॉप ट्रेड जो आप लेना चाहें? एग्री कमोडिटीज में थोड़ी वोलेटिलिटी, हालांकि मुझे लग रहा है कि वोलेटिलिटी में थोड़ी स्टेबिलिटी आपको सेकंड हाफ में आती हुई दिखेगी। उसमें पर्टिकुलर टर्मरिक पे 13,800 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं। बाय करें टर्मरिक विद स्टॉप लॉस ऑफ 13,600, टारगेट रहेगा ऊपर 14,200 का। और सेकंड जो मेरे रिकमेंडेशन पॉजिटिव साइड रहेगी वो गुआर सीड में रहेगी। कल की वोलेटिलिटी के बाद आज वहां पे स्टेबिलिटी लौटी है, तो मुझे लग रहा है कि अगर आज 5270 के करीब मिलता है बाय करें। 5220 के स्टॉप लॉस के साथ 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन पोजीशन रखे 5480 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ऑलराइट, तो कुछ खरीदारी यहाँ पर हल्दी और गुआर में आगे जाके की जा सकती है। रवि, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो पूरी खबर लेकर आएंगे यहाँ पर इक्विटी बाजार की तरफ से।